नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एकेडमी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी इस खास चर्चा का विषय बहुत ही गंभीर है। हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के जो 19,838 पद है ना, उनकी स्क्रूटनी प्रक्रिया के बारे में। देखिए, इस पूरी कागजी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रशासन के नजरिए को देखना होगा और इस भर्ती का जो विशाल आकार है ना, उसको समझना होगा। सही बात है, नंबर्स बहुत बड़े हैं। बिल्कुल। जब हम इस लिस्ट को आमतौर पर देखते हैं तो एक छोटा हुआ कागज या एक गलत मोहर बहुत ही छोटी बात लगती है। हाँ, मतलब किसी को भी लगेगा कि छोटी सी गलती तो है। एग्जैक्टली। लेकिन जब आप उस बड़ी कुर्सी पर बैठकर सिस्टम के नजरिए से देखेंगे ना, तो ये किसी भी तरह की कानूनी गड़बड़ी या फर्जीवाड़े से बचने का एकमात्र तरीका है। तो ये कागजी लड़ाई आखिर कितने बड़े स्तर पर लड़ी जा रही है? क्योंकि हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि हम 19,838 पदों की बात कर रहे हैं। हाँ, लगभग 20,000 पद हो गए। राइट। और इससे पहले 25 अप्रैल 2026 को 1749 कैंडिडेट्स की एक लिस्ट आई थी जिनके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी थी। भाई, पहली लिस्ट। हाँ, लेकिन अब 10 मई 2026 को डॉक्यूमेंट्स की एडवांस स्क्रूटनी के बाद 621 नए कैंडिडेट्स की एक और लिस्ट जारी कर दी गई है। सही कहा आपने। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, जब एक बार जांच होकर अप्रैल में लिस्ट आ चुकी थी, तो अब ये नए एडवांस स्क्रूटनी क्या है? क्या प्रशासन अपना काम एक बार में ठीक से नहीं कर सकता? अरे नहीं, देखिए, प्रशासन अपना काम ठीक से कर रहा है, बल्कि इसीलिए ये एडवांस स्क्रूटनी हो रही है। अच्छा, कैसे? होता क्या है कि शुरुआती दौर में जब हजारों लोगों की भीड़ होती है ना, तब जांच बहुत पथाई होती है। मतलब अधिकारी बस ये देखते हैं कि फाइल में नाम सही है या नहीं, या बेसिक कागज लगे हैं या नहीं। एक अपर लेवल चेकिंग। बिल्कुल। लेकिन ये जो एडवांस स्क्रूटनी है, इसका मतलब है माइक्रोस्कोप से एक एक चीज की जांच करना। इस लेवल पर अधिकारी देखते हैं कि कागज किस तारीख को जारी हुआ है, उस पर जो मोहर है वो असली है या नहीं। यानी कोई लूपहोल नहीं छोड़ना चाहते। एकदम। और जो अधिकारी के साइन हैं, उनका भी मिलान होता है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि ये जो 621 लोग हैं ना, इन्होंने अपना फिजिकल टेस्ट यानी पीईटी सफलतापूर्वक पास कर लिया है। ओह, यानी फिजिकली वो फिट है। हाँ, ये शारीरिक रूप से पूरी तरह योग्य हैं, फिर भी इस लिस्ट में फंस गए हैं। ये तो सच में बहुत चुभने वाली बात है। मैं सोच रही थी कि ये तो वैसा ही है जैसे किसी ने एक बेहद कठिन मैराथन दौड़ पूरी कर ली हो। राइट। और फिनिश लाइन पर आकर उसे सिर्फ इसलिए रोक दिया जाए क्योंकि उसके जूतों के फीते सही तरीके से नहीं बंधे थे। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है ना? आप सुबह 4 बजे उठकर महीनों तक मैदान में दौड़े, अपनी सारी मेहनत झोंक दी और एंड मोमेंट पर एक कागज के टुकड़े के लिए आपको बाहर कर दिया गया। सही बात है। लेकिन चलिए, इस एडवांस स्क्रूटनी के माइक्रोस्कोप से जरा हम भी देखते हैं कि लोग आखिर फंस कहाँ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे डॉक्यूमेंट्स के अनुसार सबसे पहली और सबसे बड़ी छांटनी पढ़ाई लिखाई के कागजातों पर हो रही है। इस लिस्ट में ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्हें अब अपनी 12वीं यानी इंटरमीडिएट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करने को कहा गया है। मूल प्रमाण पत्र। हाँ, और उनके प्रोविजनल सर्टिफिकेट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। और यही एक ऐसी जगह है जहां अक्सर उम्मीदवार इस गलतफहमी में रहते हैं कि उनका काम आसानी से निकल जाएगा। वेट, मुझे 1 मिनट रुकिए। ये बात मेरे गले नहीं उतर रही है। क्यों? देखिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी तो उसी बोर्ड या उसी यूनिवर्सिटी ने दिया है ना जिसने ओरिजिनल देना है। कानूनी तौर पर वो एक वैलिड कागज है, तो फिर पुलिस विभाग उसे किसी रद्दी कागज की तरह क्यों खारिज कर रहा है? ये एक बहुत ही तर्कसंगत सवाल है। और हाँ, प्रोविजनल उसी बोर्ड ने दिया है, लेकिन उसका नाम ही देखिए ना, प्रोविजनल यानी टेम्पररी या अस्थाई। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक नए घर का दावा कर रहे हैं। अच्छा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट उस घर के एक ब्लूप्रिंट जैसा है। ये दिखाता है कि आपका इरादा क्या है और योजना क्या है। लेकिन सरकार को राज्य की सुरक्षा की चाबी सौंपने से पहले ईंट पत्थर का बना हुआ असली घर देखना है। ओह, अब मैं समझी। जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है ना, उसमें होलोग्राम्स होते हैं, एक विशेष प्रकार के कागज का इस्तेमाल होता है और सुरक्षा के ऐसे कड़े मानक होते हैं जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा सकती है। सही बात है, प्रोविजनल तो कोई प्रिंट आउट भी निकाल सकता है। बिल्कुल। प्रोविजनल को फोटोशॉप करना या फर्जी तरीके से बनवाना आजकल बहुत आसान है। अच्छा, तो ये मामला सिर्फ एक कागज होने का नहीं है, ये उस कागज की सिक्योरिटी फीचर्स की बात है। अगर कोई फर्जीवाड़ा करना चाहे तो प्रोविजनल के सहारे आसानी से कर सकता है। एकदम सही। और प्रशासन किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। जब आप 19,838 लोगों को पुलिस फोर्स में शामिल कर रहे हैं, जिनके हाथों में कल को हथियार होंगे। एग्जैक्टली, और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होगी,
तो आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं ले सकते जिसके एजुकेशनल दावों पर जरा सा भी संदेह हो। ओरिजिनल सर्टिफिकेट सत्यता का वो आखिरी पैमाना है जिसे कानूनी रूप से अदालत में भी चैलेंज किया जा सकता है। पता है, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सिर्फ 10वीं या 12वीं की बात नहीं है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरते समय ITI या किसी टेक्निकल डिग्री का दावा कर दिया था ना, उन्हें अब उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट हर हाल में दिखानी ही होगी। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा जाल है जिसे लोगों ने खुद अपने लिए बुना है। आप पूरी तरह से सही दिशा में सोच रहे हैं। अक्सर क्या होता है, फॉर्म भरते वक्त लोग बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। हाँ, उन्हें लगता है थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिख दो। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि अगर वो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस लिखेंगे या कोई टेक्निकल डिग्री जैसे ITI जोड़ देंगे तो उन्हें शायद इंटरव्यू में या सिलेक्शन में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि फॉर्म में भरा गया एक-एक कॉलम एक कानूनी अग्रीमेंट है। ठीक कहा आपने। प्रशासन ये नहीं देखता कि आपने उत्साह में आकर क्या लिख दिया। उनके लिए फॉर्म पर लिखी गई हर एक बात एक एफिडेविट या हलफनामा है। सही बात है। अगर आपने लिखा है कि आपके पास टेक्निकल डिग्री है तो एडवांस स्क्रूटनी में वो आपसे उसका फिजिकल और ओरिजिनल प्रमाण मांगेंगे। और अगर आप नहीं दे पाते तो फिर इसे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की कमी नहीं मानी जाएगी। इसे तथ्य छिपाने यानी फैक्ट्स छुपाने या गलत जानकारी देने के रूप में देखा जाएगा। और देखिए, पुलिस जैसी नौकरी में गलत जानकारी देने वाले के लिए कोई जगह नहीं होती। पॉइंट तो है। तो शिक्षा के कागजात तो फिर भी एक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी और उसके अपने दावों तक सीमित है। हाँ। लेकिन प्रशासन का ये संदेह सिर्फ डिग्रीज तक ही नहीं रुकता। वो इस बात की भी बहुत गहराई से जांच कर रहे हैं कि आप असल में हैं कौन, आपका हिस्ट्री क्या है और आप कहाँ से आए हैं। बिल्कुल। और इस आइडेंटिटी और रिजर्वेशन वाले हिस्से में एक ऐसा नियम सामने आया है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। मैं समझ गया आप किस नियम की बात कर रही हैं। आप शायद विवाहित महिलाओं के निवास और जाति प्रमाण पत्र वाले नियम की बात कर रही हैं। हाँ, मतलब नियम यह है कि विवाहित महिलाओं का जो रेजिडेंस और कास्ट सर्टिफिकेट है वो उनके पति के पते से जारी नहीं होना चाहिए। राइट। उन्हें अनिवार्य रूप से अपने पिता के पते वाला प्रमाण पत्र ही देना होगा। अगर किसी महिला ने अपने हस्बैंड के घर का एड्रेस देके कागज बनवा लिया है तो उसका नाम इस 621 लोगों की स्क्रूटनी लिस्ट में डाल दिया गया है। मुझे पर्सनली ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हमारा समाज और कानून आमतौर पे यही मानता है ना कि शादी के बाद एक महिला का घर उसका ससुराल हो जाता है। हाँ, सामाजिक तौर पे यही मानता है। तो फिर जब वो पुलिस भर्ती में आती है तो प्रशासन अचानक उसे उसके पिता के पते पर क्यों ढकेल रहा है? यहाँ एक बहुत ही गहरा और कानूनी सवाल खड़ा होता है। और देखिए, इसके पीछे कोई पितृसत्तात्मक सोच या सामाजिक रूढ़िवाद नहीं है। अच्छा। बल्कि यहाँ विशुद्ध कानूनी तंत्र काम कर रहा है। अगर हम इस नियम के पीछे की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सोच है उसको डिकोड करें तो रिजर्वेशन का पूरा ढांचा जन्म और रक्त संबंध यानी ब्लड लाइन पर आधारित है, विवाह पर नहीं। मतलब रिजर्वेशन आपके पैदा होने की जगह और उस समाज के ऐतिहासिक पिछड़ेपन का एक तरह से मुआवजा है। एकदम सटीक बात। जरा इस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर गौर कीजिए। मान लीजिए एक महिला जन्म से जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग में आती है। ठीक है। उसे आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलता। अब वो एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर लेती है जो रिजर्व्ड कैटेगरी से है, जैसे SC, ST या OBC। तो क्या व्यवहार करते ही उस महिला का वो ऐतिहासिक और सामाजिक पिछड़ापन बदल गया? नहीं, वो तो नहीं बदला। तब तो कोई भी सरकारी नौकरी पाने के लिए रिजर्वेशन का फायदा उठाने के मकसद से कागजी शादी का सहारा ले सकता है। यही कारण है कि व्यवस्था इतनी कठोर है। प्रशासन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जिस व्यक्ति को रिजर्वेशन मिल रहा है वो वाकई उस ब्लड लाइन से आता है जिसे संविधान ने हकदार माना है। और उस रक्तवंश की पुष्टि केवल और केवल पिता के परिवार से यानी पिता के पते से निकले प्रमाण पत्र से ही की जा सकती है। सही बात है। जब कोई महिला अपने पति के पते से डॉक्यूमेंट बनवाती है तो प्रशासन के पास ये वेरीफाई करने का कोई सॉलिड तरीका नहीं बचता कि उसकी ओरिजिनल बैकग्राउंड क्या थी। सुनने में शुरू में ये एक बेवजह का टेक्निकल पेच लगता है, लेकिन इसके पीछे की प्रशासनिक सोच बहुत गहरी है। बिल्कुल। लेकिन अगर जन्म और जाति का गणित इतना ही पक्का है तो फिर इस लिस्ट में EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और NCL नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट्स इतने भारी पैमाने पर क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि यहाँ मामला जन्म का नहीं है, यहाँ मामला प्योरली इकोनॉमिक्स का है। अच्छा। EWS कैंडिडेट्स के मामले में सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष की आ रही है। बहुत से लोगों ने या तो पिछले साल का सर्टिफिकेट दे दिया है या फिर जिस साल भर्ती निकली उसके आगे का दे दिया है। मैं इसमें कैंडिडेट्स की तरफ से एक पॉइंट रखना चाहूंगी। हाँ, बताइए। अगर कोई परिवार पिछले साल गरीब था, आर्थिक रूप से कमजोर था, तो एक साल के अंदर वो रातों रात अमीर थोड़ी ना हो जाएगा। इस नियम में थोड़ी छूट तो मिलनी चाहिए ना।
आपकी भावना समझ रहा हूं, लेकिन कागजों की इस दुनिया में धारणाओं या अजम्पशंस के लिए कोई जगह नहीं होती। वो तो है। सरकारी नजरिए से देखें तो एक साल में वाकई बहुत कुछ बदल सकता है। हो सकता है उस परिवार के किसी सदस्य की कहीं जॉब लग गई हो या कोई बिजनेस चल पड़ा हो। सही बात है, इनकम तो बढ़ सकती है। राइट। रिजर्वेशन के नियम बिल्कुल क्लियर हैं कि जिस दिन औपचारिक विज्ञापन जारी हुआ उस स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर में आपकी आर्थिक स्थिति क्या थी। यानी स्ट्रिक्ट कट ऑफ है। बिल्कुल। प्रशासन के लिए एक फाइनेंशियल ईयर एक बंद डिब्बे जैसा होता है। 31 मार्च को एक डिब्बा बंद होता है और 1 अप्रैल को दूसरा खुलता है। अच्छा। अगर विज्ञापन उस साल का है तो प्रमाण पत्र भी एग्जैक्टली उसी टाइम फ्रेम का होना चाहिए। एक दिन की भी गड़बड़ी उस पूरे कागज को रद्दी बना देती है। और एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर के साथ भी ना एक बहुत ही अजीब शर्त जुड़ी हुई है हमारे स्रोतों में। हाँ, फॉर्मेट वाली बात। बिल्कुल। उसमें बताया गया है कि एनसीएल सर्टिफिकेट बिहार सरकार के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। अगर किसी ने सेंट्रल गवर्नमेंट वाला फॉर्मेट जमा कर दिया तो उसे लिस्ट में पेंडिंग कर दिया गया है। सही बात है। मुझे ये समझ नहीं आता कि हम एक ही देश में रहते हैं। अगर केंद्र सरकार किसी को नॉन क्रीमी लेयर मान रही है तो बिहार सरकार उसे क्यों रिजेक्ट कर रही है? ये दोहरा मापदंड क्यों? देखिए, ये कोई दोहरा मापदंड नहीं है। ये असल में हमारे फेडरल सिस्टम यानी संघीय ढांचे की सच्चाई है। फेडरल सिस्टम की वजह से। हाँ, केंद्र सरकार की अपनी एक अलग जातियों की लिस्ट होती है और राज्यों की अपनी अलग लिस्ट। अच्छा, लिस्ट अलग अलग होती हैं। बिल्कुल। ये बहुत संभव है कि किसी एक स्पेसिफिक जाति को बिहार के सामाजिक आर्थिक एनवायरनमेंट में पिछड़ा यानी बैकवर्ड माना जाता हो और उसे राज्य सरकार की लिस्ट में रखा गया हो, लेकिन पूरे नेशनल लेवल पर केंद्र सरकार उसे बैकवर्ड ना मानती हो। ओह, यानी राज्य और केंद्र के बीच कैटेगरीज का क्लासिफिकेशन बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। एकदम। इसीलिए जब आप बिहार सरकार के अधीन बिहार पुलिस में नौकरी चाह रहे हैं तो उन्हें इस बात का लीगल प्रूफ चाहिए कि आप विशेष रूप से बिहार राज्य के नियमों के तहत रिजर्वेशन लेने के पात्र हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट यहां इसलिए एक्सेप्ट नहीं होता क्योंकि उसमें राज्य विशिष्ट जातियों या राज्य सरकार द्वारा तय की गई इनकम लिमिट्स का कोई कानूनी जिक्र नहीं होता। वो फॉर्मेट बिहार सरकार को कानूनी तौर पर कोई कवर नहीं देता। ये सब सुनने के बाद तो मुझे सीरियसली लगने लगा है कि सरकारी नौकरी पाना एक अलग टैलेंट है, लेकिन सरकारी कागजों को समझना अपने आप में एक पूरी साइंस है। हाँ, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस है। बिल्कुल। तो अब तक की चर्चा से ये तो साफ हो गया कि ये 621 लोग किन गलतियों की वजह से फंसे हुए हैं। प्रोविजनल डिग्री, पिता की जगह पति का एड्रेस, गलत फाइनेंशियल ईयर या फिर फॉर्मेट की गलती। राइट। लेकिन सवाल ये है कि अब आगे क्या? इसका सोल्यूशन क्या है? हमारे डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि परिषद ने इन सभी लोगों को एक आखिरी अल्टीमेटम दिया है जिसकी तारीख 14 मई और 15 मई 2026 तय की गई है। और ये अल्टीमेटम ना कोई जनरल बुलावा नहीं है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये इन उम्मीदवारों के लिए डू और डाई की सिचुएशन है। हाँ, लिस्ट के हिसाब से इन 621 लोगों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच पटना में बैक हार्डिंग रोड पर जो CSBC का ऑफिस है वहां जाना होगा। बिल्कुल, सचिवालय हॉल के पास। राइट। और उन्हें अपने साथ फिजिकल टेस्ट का एडमिट कार्ड, फिजिकल वाले दिन मिला हुआ गेट पास, एक वैलिड फोटो ID जैसे आधार कार्ड और वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाना है जिसकी कमी उनकी लिस्ट में पेंडिंग बताई गई है। हाँ, ये चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त लगाई गई है, कैंडिडेट को फिजिकली वहां खुद मौजूद होना पड़ेगा। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जो इस पूरी प्रक्रिया की सीरियसनेस को दर्शाता है। मैं इसी पर आने वाली थी। देखिए, आज हम प्योर डिजिटल एरा में जी रहे हैं। हम यहाँ बैठे बैठे लाखों रुपए फोन से ट्रांसफर कर देते हैं। बिल्कुल। तो फिर क्या कोई कैंडिडेट अपने सही पेपर्स स्पीड पोस्ट से, ईमेल से या किसी ट्रस्टेड पर्सन जैसे अपने भाई या पिता के हाथों नहीं भेज सकता? एक सिंगल कागज जमा करने के लिए ऐसी धूप में खुद चलकर पटना आना थोड़ा टू मच नहीं लगता? देखिए, अगर हम इस बारे में थोड़ा प्रैक्टिकली सोचे ना तो ये बात सिर्फ कागज जमा करने की है ही नहीं। तो फिर किस चीज की है? ये एसेंशियली आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यानी पहचान सुनिश्चित करने का आखिरी और सबसे बड़ा फिल्टर है। आप कहना चाहते हैं कि प्रशासन को अब इस बात पर भी शक है कि जो इंसान एग्जाम दे रहा है वो असल में वही है या कोई और? 100%। हमारे देश में जो ये मैसिव स्केल की भर्तियां होती है ना, इसमें इम्पर्सनेशन यानी फर्जी कैंडिडेट बिठाने का हिस्ट्री बहुत पुराना और बहुत गहरा रहा है। हाँ, चीटिंग स्कैम्स वगैरह। हाँ, आपने वो मुन्नाबाई सिंड्रोम के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, किसी और की जगह पेपर देना। एग्जैक्टली। कोई दूसरा फिजिकली फिट आदमी आपकी जगह मैदान में दौड़ लगा लेता है या पेपर दे आता है। जब CSBC ये कहता है कि आपको खुद आना होगा और अपना फिजिकल वाला गेट पास साथ लाना होगा, तो वो असल में एक मैसिव क्रॉस चेक कर रहे हैं। ओह, मैं अब समझी। वो जो गेट पास है
वो इस बात का प्रूफ है कि जिस दिन फिजिकल टेस्ट चल रहा था उस दिन उस मैदान में वही इंसान खड़ा था जो आज ये कागज लेकर ऑफिस के अंदर आया है। एकदम ठीक पकड़ा आपने। जब उम्मीदवार वहां काउंटर पर खुद खड़ा होता है तो अधिकारी उसके चेहरे का मिलान करते हैं। वो वेरीफाई करते हैं कि क्या ये सच में वही व्यक्ति है जिसकी फोटो एप्लीकेशन फॉर्म पर लगी थी। वो ऑन द स्पॉट इसके साइन करवाते हैं और उसे पुरानी शीट से मैच करते हैं। सही बात है। अगर किसी और ने फॉर्म भरा हो तो साइन मैच नहीं करेंगे। बिल्कुल। अगर आप अपने भाई या दोस्त को कागज देकर भेज देंगे तो वो उस डॉक्यूमेंट की कमी तो पूरी कर देगा, लेकिन सिस्टम ये वेरीफाई कैसे करेगा कि नौकरी वाकई राइट पर्सन को मिल रही है। हाँ, प्रॉक्सीज अलाउ करने से तो सारा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। यही वजह है कि प्रॉक्सी की सख्त मनाही है। कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आप 14 या 15 मई को उस स्पेसिफिक टाइम पर उस ऑफिस में प्रेजेंट नहीं है तो आपकी उम्मीदवारी हमेशा के लिए कैंसिल। बाप रे। हाँ, कोई अपील नहीं कर सकते आप, कोई सेकंड हियरिंग नहीं होगी। तो इस डीप डाइव को अगर हम समेटें तो आखिर इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? ये पूरी चर्चा हमें सिखाती है कि हमारे आसपास का जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है ना, ये कितनी डिटेल में और सच कहूं तो कितनी निर्ममता से काम करता है। हम बहुत बार ये मान लेते हैं कि सरकारी सिस्टम तो धीमा है या आलसी है, लेकिन जब बात नियम लागू करने की आती है तो यही सिस्टम एक छाननी की तरह बन जाता है, जिसमें से वही गुजर सकता है जिसका हर एक कोना, हर एक पेपर पूरी तरह से परफेक्ट हो। और ये वाकई एक बड़ा लेसन है उन सभी श्रोताओं के लिए जो आगे चलकर सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं। आपका जो ज्ञान है, आपकी फिजिकल ताकत और मेहनत अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। लेकिन उस सिस्टम की आखिरी भाषा सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज है। अगर आप वो भाषा ठीक से नहीं बोल सकते तो चाहे आप रेस में सबसे आगे ही क्यों ना हो, आप प्रैक्टिकली बाहर हैं। हमारी नॉलेज एकेडमी 24 की टीम इस सफर के हर कदम पर उम्मीदवारों के साथ खड़ी है। अगर किसी भी दस्तावेज को लेकर कोई सवाल अभी भी मन में है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछें। बिहार पुलिस के भावी जवानों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी बधाई। जय हिंद, जय बिहार।